हे फ्रेंड्स, तो ट्रेलर रिव्यू में बात करेंगे फाइनली मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, जिस बारे में बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए सीधे चलते हैं उसी टॉपिक पर। लेकिन इस इंट्रो के बाद जिसके पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म के इतने ज्यादा हाइप के बबल्स बनाने के बाद जो इसका आउटकम यानी कि ट्रेलर निकल कर आया है, जिसकी ऑब्वियसली हाइप बहुत ही ज्यादा बनाकर रखी गई है, और अगर उस हाइप पर ये ट्रेलर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा तो कई सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो गए, जो कि अक्सर इस मामले में ऐसी फिल्मों को लेकर होता ही है कि जिन फिल्मों की हाइप हिसाब से बहुत ही ज्यादा बना दी जाती है, वो फिल्म थिएटर में जाकर लोगों को डिसअपॉइंट करती है। बाकी बाय द वे, फिल्म का ट्रेलर मैंने अभी तक थिएटर में नहीं देखा है और ना ही इसे 3D में, इसलिए उस एक्सपीरियंस की तो मैं फिलहाल बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेलर को मैंने आप ही की तरह घर पर बैठकर यूट्यूब पर 4K की क्वालिटी में नहीं बल्कि 1080 की पिक्सल्स की क्वालिटी में देखा है। यानी VFX का जो फील आना चाहिए वो फिलहाल तो हमें इस फिल्म के ट्रेलर से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी VFX के मामले में मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं इस फिल्म के ट्रेलर को तो जज करूंगा ही, और साथ ही साथ बॉलीवुड की प्रथा को कंटिन्यू करते हुए ये 3 मिनट के ट्रेलर की भी, जिसमें हाँ कुछ ही सेकंड्स कम है, लेकिन है तो ये ऑलमोस्ट 3 मिनट का ट्रेलर, जिनके अब सबसे पहले तारीफों के पुल बांधे जाए तो फिल्म की कास्टिंग से लेकर उनका गेटअप, कुछ लोकेशंस और कमाल का BGM इस ट्रेलर को मास ऑडियंस के लिए देखने लायक बनाता है, और हाँ उन ऑडियंस के लिए भी जिन्होंने इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी है। बाकी जो लोग इसे इंडियन कंटेंट बोलकर सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी ये ट्रेलर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी आंखें इन्हीं सारी की सारी चीजों ने बंद कर रखी है, जिनके पास एक्सक्यूज देने के लिए यही है कि ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से बनाई गई है, हॉलीवुड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बल तो उसी हिसाब से मैं इस फिल्म के ट्रेलर को हॉलीवुड की किसी भी फिल्म से ज्यादा बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत कंपैरिजन जो चलती ही है, जिसे यूज कर इस फिल्म को मेरे हिसाब से दिखने में विजुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। अगेन मैं यहाँ पर बात VFX की कर रहा हूँ, जिसमें नंदी के शुरुआत के VFX को अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो उसकी जो मूवमेंट्स है, वैसी मूवमेंट्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें इस फिल्म के VFX डिपार्टमेंट वालों की तारीफ तो बनती ही है। लेकिन बाकी जितने भी शॉट्स हमें इस फिल्म के VFX के दिखाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड है, जिसके पीछे के अब रीजन की बात करें तो वो काफी सिंपल सा रीजन है कि स्क्रीन पर हमें कुछ भी बिल्कुल भी क्लियरली नजर नहीं आता, जो कि खास करके ऐसी फिल्मों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों को विजुअली समझ नहीं आए तो उनके नजर में फिल्म के VFX बहुत ही ज्यादा बेकार माने जाते हैं, और ये फिल्म फिलहाल तो मुझे उस कैटेगरी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो करण जौहर के बैनर में बनी हुई ये फिल्म अपनी जितनी भी ज्यादा तारीफ बटोर रही है, वो अगेन अपने खुद के ही बबल में ही है, जिसमें इस फिल्म की PR टीम ने इतना ज्यादा खर्चा किया है कि समोसा क्रिटिक्स भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, जिनसे मैं तो बचा हुआ हूँ, क्योंकि फिल्म के VFX इतने भी ज्यादा मास्टरपीस नहीं है कि आप खड़े रहकर इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दो, जो चीज फिलहाल तो इस फिल्म के ट्रेलर को थिएटर में मिल रही है। यानी अगर देखा जाए तो इस फिल्म की PR डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग पर बहुत ही अच्छी खासी अपनी पकड़ बना रखी है, जिससे अगर वो लोग इस फिल्म के VFX पर खर्च करते तो शायद से इस फिल्म के VFX और भी ज्यादा बेटर बनकर निकल कर आते। और अगर इसमें इस फिल्म की कंपैरिजन की जाए तो हाँ, उसमें टच तो हॉलीवुड फिल्म का रहेगा ही, जो फिल्म आई थी साल 2010 में और उसे डायरेक्ट किया था एम नाइट शैमलन ने, और फिल्म का टाइटल है द लास्ट एयरबेंडर, जिसके रिव्यू इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिल्म ने अपने फैंस बेस के चलते एक ठीक ठाक सी अर्निंग कर ली थी, जिसके बाद स्टूडियो की उम्मीद उस बजट को ही लेकर कभी भी उस फिल्म के सीक्वल को बनाने की बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस फिल्म में जिस तरीके से विजुअल्स जो हमें पावर्स के दिखाए गए हैं, उन्हीं पे चलते हुए अगर इस फिल्म में भी वैसे ही सिंपल फॉर्मेट को यूज कर अच्छे खासे VFX को क्रिएट किया जाता तो ये फिल्म उस लेवल पर अपनी एक काफी अच्छी पकड़ बना लेती। लेकिन नहीं, मेकर्स को यहाँ पर सूझी थी काफी ज्यादा कलरफुल फिल्म बनाने की, जिसका रिजल्ट हमारे सामने इस फिल्म के ट्रेलर में साफ साफ नजर आ रहा है कि उनकी इस तरीके की सिलेक्शन इस फिल्म में सारे के सारे देवी देवताओं के पावर्स को उनके फॉर्म के साथ में प्रेजेंट करने की थी, ताकि लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे से स्क्रीन पर नजर आए कि फिल्म के कैरेक्टर किस देवी देवताओं के पावर्स को यूज कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन्हें अगर इस फॉर्मेट पर चलना है तो ऑप्शन एक अच्छे 3D एनिमेशन का था, जिनके फॉर्म्स को दिखाकर कैरेक्टर्स को ऑडियंस से और भी ज्यादा रिलेट किया जा सकता था। लेकिन ये लाइटनिंग इफेक्ट मेरी नजर में तो उन क्रिएचर्स को लेकर कामचोरी ही मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे इफेक्ट्स को काम बचाने के लिए ही ज्यादातर तो यूज किया जाता है, खास करके तब जब किसी भी 3D मॉडल को नहीं बनाना है तो, क्योंकि इन लाइटनिंग्स में टेक्सचर की बात ही निकल जाती है और पूरा का पूरा कैरेक्टर भी, जिनसे अगेन बस ये फिल्म बच रही है। और इसके अलावा फिल्म के जो 300 करोड़ के बजट का भी बबल बनाया गया है, उसके पैसे कहां पर खर्च हो रहे हैं वो डिटेल तो मैं आपको दे चुका हूं। बाकी बची स्टार कास्ट और फिल्म की लोकेशंस पर उन्हें खर्च कर VFX वालों को बजट के नाम पर चिल्लर दिए गए होंगे। जबकि अगर देखा जाए तो इसी मामले में इस फिल्म को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हुए इस बात का दावा करना चाहिए कि फिल्म के VFX OP लेवल के रहेंगे। लेकिन समोसा क्रिटिक्स तो इन सारी की सारी चीजों को बिल्कुल भी ना समझते हुए अभी के लिए फिल्म के VFX को काफी ज्यादा बेस्ट
कह रहे हैं। बाकी उनका रिजल्ट तो आपको फिल्म के रिलीज होने पर मिल जाएगा कि उन्हें कितने ज्यादा समोसे खिलाए गए हैं, क्योंकि उन सभी की तरफ से इस फिल्म की ज्यादातर तो तारीफ ही निकल कर आने वाली है। जिसके बाद बात कर ले फिल्म की बाकी बची कुछ चीजों यानी कि फिल्म की कहानी की, तो उससे भी ट्रेलर के एडिट करने वाले बंदे ने इतनी घटिया तरीके से एडिट कर फिल्म की पूरी कहानी ही रिवील कर दी। जिसके फर्स्ट हाफ में हम रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा को एज अ डीजे कई सारी पार्टीज को अटेंड करते हुए दिखाया गया। बाद में उसे हीरोइन का कैरेक्टर मिलेगा, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी, और फिर वो धीरे धीरे अपनी पावर्स और उसके साथ हो रही अजीब सी चीजों को हीरोइन के कैरेक्टर को बताना शुरू करेगा। और फिर क्या उसके पीछे कुछ बुरे लोग लगे हुए होंगे जो शुरुआत से उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर कैरेक्टर का नाम तो शिवा है ही, इसलिए उसे बचाने के लिए नंदी के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि नागार्जुन के कैरेक्टर का है, जो शायद से बचपन से ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और उसके बाद फिर उसे सीधा सेफ हाउस ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनकी बाकी ट्रेनिंग और उसके पावर्स का पूरा ज्ञान हम ऑडियंस के साथ उसे भी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के जरिए लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर इस कैंप पर होगा हमला, जिसमें शायद से अभी के लिए तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सेक्रीफाइस करेगा, ताकि अपने गुरु के वैल्यू को फिल्म का मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर अपनी पावर्स को भी और भी ज्यादा एक्सप्लोर करे। और जब ऐसा होगा तो हमें कैरेक्टर एज अ टीज उस फॉर्म में भी नजर आ जाएगा। और उसके बाद फिल्म के मेन विलन से उस कैरेक्टर की फाइट, जिसके बाद ये फिल्म आने वाले अगले विलन और इस अस्त्रवर्ष के पूरे यूनिवर्स का हिंट देते हुए वहीं पर खत्म हो जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो मौनी रॉय का कैरेक्टर, जो मुझे अब भी विलन के कैरेक्टर के रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं लग रही, वो फिल्म की लिटरली मेन विलन है। ऊपर से उसकी एक आवाज को 3 बार सुनाकर यह बात भी कंफर्म कर दी गई कि वो किसी सीरियल से ही है, जिसे शायद से नागिन कहा जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसी फिल्मों में विलन के कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए, ताकि फिल्म के लीड के कैरेक्टर के साथ साथ हम ऑडियंस भी उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखकर थोड़ा बहुत तो डरे कि ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर चल कुछ उल्टा ही रहा है, जिसका पूरा पता तो फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। बाकी बात रही इस तरीके की फॉर्मूले की, तो ऐसे टॉपिक पर पहले भी हमारे बॉलीवुड में नक्शा और रुद्राक्ष जैसी फिल्म भी बन चुकी है, जिनका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके का था वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बाकी तेलुगु इंडस्ट्री में भी एनटीआर की शक्ति जैसी बेकार फिल्म बनी थी, और उसका भी हाल बाकी फिल्मों की तरह कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। यानी ऐसी फिल्मों का रिकॉर्ड काफी ज्यादा खतरे में ही रहता है, खास करके अगर कहानी की प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी ना हो तो, जो कि अगेन इस फिल्म का ट्रेलर कुछ उसी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर चुका है। और जो चीज मैं हर बार कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, तो उस इंप्रेशन को इस फिल्म ने मेरी नजर में अभी के लिए खो दिया है। बाकी लेट्स सी कि मैं गलत फिल्म के रिलीज के बाद हो जाऊं, जो कि मैं होना ही चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का हाल जो आज की तारीख में चल रहा है, उसके हिसाब से तो उन्हें काफी यूनिक कंटेंट बहुत ही दमदार प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करना चाहिए, जिसकी हाइप इस फिल्म ने बनाई थी, लेकिन ट्रेलर ने वो उम्मीद कहीं ना कहीं कम कर दी है। बाकी ट्रेलर के ब्रेकडाउन जैसा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो चीज मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर वो भी काफी सिंपल तरीके से आपका ही टेंशन कम कर दिया है। बाकी देखते हैं इस फिल्म का अगर कोई दूसरा ट्रेलर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव निकल कर आता है तो उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर अच्छी चीज निकल कर आएगी तो उसे प्रेजेंट करना लोगों के सामने तो बनता ही है, जो चीज फिलहाल तो इस ट्रेलर के साथ मुझे बिल्कुल भी होती हुई नजर नहीं आई है। बाकी अब आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन ब्रह्मास्त्र फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर को लेकर। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।